हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टडी थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पॉलिटी यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के क्वेश्चन को करेंगे जो 2022 में पूछे गए थे। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है। इसका मतलब है कि आज से हम लोग पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 2022 में पूछे गए प्रश्नों की फर्स्ट पार्ट को करेंगे। तो इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चन की, और जो सीरीज का पहला क्वेश्चन है 2022 का। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। तो पहला स्टेटमेंट ये था। दूसरा स्टेटमेंट है, संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दोनों स्टेटमेंट में जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि संविधान में मंत्रियों को 4 श्रेणियों में नहीं वर्गीकृत किया गया है, बल्कि 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। और यहाँ पे जो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं और राज्य मंत्री, इनको एक ही श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, इनको एक ही श्रेणी में रखा गया है। तो पहली श्रेणी हो गई कैबिनेट मंत्री की, दूसरी हो गई राज्य मंत्री की। अब राज्य मंत्री में स्वतंत्र प्रभार वाले भी हैं और राज्य मंत्री भी हैं, और तीसरे हो गए उपमंत्री। तो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं ये अपने विभाग के प्रमुख होते हैं, प्रधान होते हैं, नीतिगत निर्णय लेने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जो राज्य मंत्री होते हैं ये कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए होते हैं। ठीक है, इनको भी कोई न कोई विभाग मिला होता है। जो उप मंत्री होते हैं इनको कोई विशेष काम नहीं होता है, ये ऑर्नामेंटल पोस्ट होती है। मतलब एक तरह से कहा जाए कि ये किसी व्यक्ति को दी गई है कि ठीक है आप ऑफिस आते रहिए, लेकिन इनको कोई काम वाम नहीं होता है, महत्वपूर्ण काम वाम कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। दूसरा स्टेटमेंट जो है, ये मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, ये बिल्कुल सही है। ये 91वें संविधान संशोधन जो 2003 में किया गया था उसके माध्यम से प्रावधान किया गया है। और ये जो इसके पहले 10वीं संविधान की 10वीं अनुसूची में जो दल बदल कानून था उसी के तहत उसी को और मजबूत करते हुए इसको लाया गया है। तो इस कानून के तहत ये भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी निचला सदन, जैसे केंद्र में संसद में लोकसभा निचला सदन है और राज्यों में विधानसभा है, तो चाहे संसद में लोकसभा हो चाहे राज्य विधानमंडल में राज्य विधानसभा हो, उसकी कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक जो मंत्रिपरिषद का विस्तार नहीं होना चाहिए। और जो छोटे राज्य हैं जिनमें 60 से कम सीटें हैं उनमें कुल मंत्रियों की संख्या 12 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रावधान किया गया है। तो इसमें देखेंगे कि पहला स्टेटमेंट तो गलत है, तो कौन सा सही है? केवल 2, यानी कि बी ऑप्शन सही है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकर है कि वे अपनी अनुमति दें। दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा है, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान या उपबंध नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। देखिए, संविधान संशोधन विधेयक के लिए भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कुछ विधेयक हैं जिनके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होती है, जैसे धन विधेयक है या वित्त विधेयक है या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन है या उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन है, ठीक है, या संचित निधि से कोई धन व्यय करना है। तो इस तरह के जो विधेयक संशोधन विधेयक हैं उनके लिए तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत होती है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की कोई जरूरत नहीं होती है। अब देखिए, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। जब कोई संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए अब यह बाध्यकर है कि वे अपनी अनुमति दें। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखिए, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इन दोनों के मामलों में राष्ट्रपति के पास शक्तियां एकदम सीमित हैं कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक ये दोनों राष्ट्रपति के पास जब संसद से पारित होकर भेजे जाएंगे अनुमति के लिए, तो राष्ट्रपति के पास इन पे अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। इनको पुनर्विचार के लिए वापस सदन के पास नहीं भेज सकता। तो दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही है। तीसरा है, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। संयुक्त बैठक का मतलब क्या होता है कि जब साधारण विधेयक के मामले में राज्यसभा और लोकसभा किसी मुद्दे पर या किसी संशोधन पर सहमत न हो, गतिरोध दोनों सदनों में बना हो, तो राष्ट्रपति क्या करता है, इसका समाधान निकालने के लिए दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को आमंत्रित करता है। ठीक है,
तो उसमें ये प्रस्ताव या ये विधेयक पारित होता है। लेकिन धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक दोनों के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक का प्रावधान सिर्फ संविधान साधारण विधेयक के मामले में है, जो साधारण विधेयक है उनके मामले में। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में सदनों की संयुक्त बैठक यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए क्या है, पहला स्टेटमेंट एकदम गलत है। तो जिसमें पहला स्टेटमेंट है उसको हटा दीजिए, तो इसमें क्या सही होगा, केवल दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट यानी कि बी सही है। अब इसको देख लेते हैं। संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। यह संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे संविधान संशोधन विधेयक है वो चाहे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाए या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाए, इसका कोई नियम नहीं है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन 2022 में जो पूछे गए हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।